Our third chapter is pair of linear equations in two variables. नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा है पेयर ऑफ linear equation in two variables कि कोई भी इक्वेशन एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax plus b ax plus by plus c equal to 0 is called a linear equation in two variables x and y if where a b c are real numbers and a and b both are not zero. a और b इन दोनों में से कोई एक जीरो हो सकता है, अदरवाइज दोनों जीरो एक साथ नहीं होंगे. नेक्स्ट है कि जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ linear equation in two variables. तो जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ linear equation in two variables is a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, where a1, b1, c1, a2, b2, c2, these all are real numbers, and a1, b1, these are not both 0, and a2, b2 both are not 0. That means a1 square plus a2, b1 square not equal to 0, and a2 square plus b2 square is not equal to 0. Next is exercise 3.1. First question is, Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. So first हमने मान लिया कि आफ्ताज प्रेजेंट एज ये है x years और उसकी डाटर्स की प्रेजेंट एज है y years. तो फर्स्ट केस अगर हम देखें 7 years ago आई वाज 7 times as old as you were then. तो 7 years ago आफ्ताब की एज क्या होगी, 7 साल कम होगी, x minus 7 years, और उसकी डॉटर्स की एज क्या होगी, y minus 7 years होगी. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर देखें तो 7 years ago आई वाज 7 times as old as you were then. तो आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज की 7 times की, यानी x minus 7 विल बी इक्वल टू 7 times y minus 7. 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y minus 49, इसको इस तरफ ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो x minus 7y minus 7 माइनस 49 आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये होगा x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0. और ये हमारा इस फॉर्म में है ax प्लस by प्लस c फॉर्म में, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 7, c की वैल्यू प्लस 42. सेकेंड केस है आफ्टर 3 years, तो 3 साल बाद एज क्या होगी, आफ्ताब की एज होगी x प्लस 3 years, आफ्ताब की डॉटर की एज होगी y प्लस 3 years. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आई शैल बी 3 times as old as you will be. तो x प्लस 3 आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की 3 times होगी, यानी 3 times y प्लस 3. इसको मल्टीप्लाई किया 3y प्लस 9, इसको ट्रांसपोज करके इधर लाए तो x माइनस 3y और प्लस 3 माइनस 9 होगा माइनस 6 इक्वल टू 0, विच इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. तो ये हमारी होगी अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिचुएशन. नेक्स्ट इज सो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली हो गया हमारा, ग्राफिकली बनाना है इसको. तो उसके लिए हमारे दो इक्वेशन आए थे, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 और x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0. सबसे पहले इन दोनों के हम सोल्यूशन निकालेंगे. फर्स्ट इक्वेशन निकाल देखें, 7y को उस तरफ ले जाएं तो 7y इक्वल टू एक्स प्लस 42, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 42 अपॉन 7. x इक्वल टू 0 पुट किया तो y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 7 पुट किया तो y इक्वल टू 7 आएगा, x इक्वल टू माइनस 7 भी पुट कर सकते हैं तो 35 अपॉन 7 5, और x इक्वल टू 14 अगर पुट किया तो 8. तो x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए x 0 पर y 6, 7 पर 7, माइनस 7 पर 5 और 14 पर 8. इस तरह से 3-4 वैल्यूज हम निकाल लेंगे. दूसरे इक्वेशन को भी इस तरह से सॉल्व किया, 3y इक्वल टू एक्स माइनस 6, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 6 अपॉन 3. तो यहाँ पर अपॉन में 3 है तो हम 3 के मल्टीपल्स हमने रखे यहाँ पर, x इक्वल टू 0 तो माइनस 2, y की वैल्यू x इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 6 पर y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 9 पर y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 12 पर y इक्वल टू 2, और इसके अलावा भी हम वैल्यू रख सकते हैं. तो जनरली हम 3-4 सॉल्यूशन इस तरह से निकाल लेंगे x और y की डिफरेंट वैल्यूज के लिए. नेक्स्ट हमने x दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हमने निकाल लिए, x और y की डिफरेंट वैल्यूज दोनों को निकाली. इसके बाद हमने ग्राफ बनाएंगे इसका, x एक्सिस और y एक्सिस. पहला हमारा पॉइंट है 0,6, तो x पर 0, y पर 6. फर्स्ट पॉइंट होगा 0,6. दूसरा है 7,7, x पर 7, y पर 7. तीसरा है माइनस 7,5, तो x एक्सिस पर माइनस 7, y पर प्लस 5, तो माइनस 7,5. चौथा है 14,8, तो x पर 14, y पर 8, 14,8, और इन चारों को ज्वाइन कर देंगे तो दिस विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0.
और इसको दोनों साइड में आगे बढ़ा देंगे। दूसरा इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके सोल्यूशन आए, पहला है 0 कॉमा माइनस 2, तो फर्स्ट होगा 0 x पर y पर माइनस 2। दूसरा 3 कॉमा माइनस 1 x प्लस 3 y पर माइनस 1। दूसरा 6 कॉमा 0 6 और x पर 0 मीन्स y पर 0 मीन्स 0। 9 कॉमा 1 तो x पर 9 y पर 1। 12 कॉमा 2 x पर 12 y पर 2। और इन चारों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया और आगे बढ़ा दिया। दिस विल रिप्रेजेंट x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिचुएशन। और ग्राफ से अगर हमें सोल्यूशन निकालना है तो ग्राफ को दोनों साइड में आगे बढ़ाएंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। जिस पॉइंट पर दोनों लाइंस के ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ these equations. Our next topic is consistent and inconsistent pair of linear equations. तो अभी हमने किया ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड से हमने चेक किया कि किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्या सॉल्यूशंस होंगे। तो उसी पर बेस्ड हमारा है कि अगर दो लाइंस, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है हमारी कि इस दिए गए इक्वेशन के जो ग्राफ होगा दैट विल बी अ लाइन। तो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो लाइंस होंगी। और जब लाइंस हमारी कई तरह से हो सकती हैं, लाइंस हमारी दोनों लाइंस अगर ऐसी हो सकती हैं कि दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं, दोनों किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, या दोनों लाइंस ऐसी हो सकती हैं जो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट ना करें यानी पैरेलल लाइंस हो, या ऐसी भी हो सकती हैं कि दोनों लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस हो। तो तीनों केसेस हमारे यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्स्ट है हमारा कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी जिस लाइन के कोई भी सॉल्यूशन ना हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, उसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी जो पैरेलल लाइंस होंगी वो हमारी कहलाएंगी इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दूसरा है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स व्हिच हैज अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो, दे आर कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर हमारी हैं तो वो कहलाएंगी कंसिस्टेंट, और जो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी वो भी हमारी कंसिस्टेंट होंगी क्योंकि उनके भी एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे। तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हम देखें अगर तो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच आर इक्विवेलेंट हैज इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। यानी कोइंसिडेंट लाइंस अगर है तो एक लाइन के जो पॉइंट्स होंगे वो दूसरे लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स इसके सारे सॉल्यूशन इक्विवेलेंट होंगे, यानी हर एक पॉइंट दोनों लाइंस का एक कॉमन सॉल्यूशन होगा। तो सच अ पेयर इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये भी कंसिस्टेंट हमारी कहलाएगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर हैं या कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो वो हमारी कंसिस्टेंट होंगी, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर पैरेलल लाइंस हैं हमारी तो वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगी। नेक्स्ट थिंग इज कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। तो जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हम जानते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, where a1 b1 c1 and a2 b2 c2 these are constants or real numbers, and a1 b1 both are not 0, a2 b2 both are not 0, एक साथ दोनों 0 नहीं होंगे। So a pair of linear equation in two variables that will have a unique solution, that means intersecting lines होंगी अगर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। अगर a1 upon b2 not equal to b1 upon b2 है, then this pair of linear equation will have a unique solution, that means lines will be intersecting lines। Second is it will have infinitely many solutions if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, and that means the lines are coincident lines। Third is the lines will have no solution if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, that means the lines will be parallel lines। तो ये तीन कंडीशन हमारी होंगी कंसिस्टेंसी की कि a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 अगर है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और उनका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, केवल एक सोल्यूशन होगा। अगर लाइंस में a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 है तो लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस होंगी और उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और इफ a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2 है, then the lines will be parallel lines and they will have no solution। तो फर्स्ट टू जो होंगे हमारे इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ये हमारे कंसिस्टेंट होंगे, और पैरेलल लाइंस जो है वो इनकंसिस्टेंट होगा।
तो इस तरह से ये हमारी 3 कंडीशंस होंगी कंसिस्टेंसी की। नेक्स्ट हम आएंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें कंपेयरिंग रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो इन कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी इनका हमें यूज करना है। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें, फर्स्ट पार्ट हमारा दिया है 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। तो इसमें अगर हम चेक करें यहाँ पर, तो a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो इससे कंपेयर करेंगे अगर हम, तो a1 की वैल्यू होगी 5, b1 is -4, c1 is 8। सिमिलरली a2 is 7, b2 is 6 एंड c2 is -9। तो पहले हम निकालेंगे a1/a2। तो a1/a2 होगा 5/7 और b1/b2 ये होगा -4/6 और काटेंगे तो -2/3। तो पहले हम इन दोनों को कंपेयर करें, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, हमारे पहले टर्म में ही आ गया है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दैट मीन्स द गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी इन लाइंस का केवल एक ही सोल्यूशन होगा, एक यूनिक सोल्यूशन होगा। सेकेंड पार्ट है 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18x + 6y + 24 = 0। यहाँ भी हम कंपेयर करेंगे, तो a1 की वैल्यू होगी 9, a2 is 18, b1 is 3, b2 is 6, c1 is 12 एंड c2 is 24। तो यहाँ भी हम चेक करेंगे a1/a2 ये होगा 9/18 या 1/2, b1/b2 ये होगा 3/6 या 1/2 और c1/c2 ये भी होगा 12/24 या 1/2। तो तीनों की वैल्यू हम यहाँ देख रहे हैं कि a1/a2 की वैल्यू 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है और c1/c2 भी 1/2 है। दैट मीन्स a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। दैट मीन्स कि these lines are coincident lines. Next is third part, 6x - 3y + 10 = 0 and 2x - y + 9 = 0। तो यहाँ भी अगर कंपेयर करें हम, तो a1 ये होगा 6, b1 is -3, c1 is 10, a2 is 2, b2 is -1 and c2 is 9। यहाँ भी हमने कंपेयर किया, a1/a2 की वैल्यू निकाली तो 6/2 या 3/1, b1/b2 होगा -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो 3/1 और c1 की वैल्यू होगी 10/9, तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो a1/a2 और b1/b2 दोनों की वैल्यू सेम है 3/1, लेकिन c1/c2 की वैल्यू 3/1 नहीं है। दैट मीन्स कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। दैट मीन्स द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी सेकंड क्वेश्चन की तरह हमें चेक करना है कि ऑन कंपेयरिंग a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो consistent means या तो इनका यूनिक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो, और inconsistent means पैरेलल लाइंस हो। तो फर्स्ट पार्ट है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया, 3x + 2y - 5 = 0 और 2x - 3y - 7 = 0। और इससे हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो a1, b1 और c1, a1 होगा 3, b1 होगा 2, c1 होगा -5, a2 होगा 2, b2 होगा -3 और c2 होगा -7। तो यहाँ से आएगा a1/a2, इसकी वैल्यू आएगी 3/2, b1/b2 आएगा 2/3, 2/-3। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। दैट मीन्स दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और इंटरसेक्टिंग लाइन्स मीन्स यूनिक सोल्यूशन होगा। दैट मीन्स दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सेकेंड पार्ट है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। इसको हमने इस तरह से अरेंज किया, 2x - 3y - 8 = 0 और 4x - 6y - 9 = 0। तो a1 2 होगा, b1 होगा -3, c1 होगा -8, a2 4, b2 is -6 एंड c2 is -9। तो a1/a2 यहाँ आएगा 2/4 या 1/2, b1/b2 होगा -3/-6 या 1/2 और c1/c2 ये होगा -8/-9 या 8/9। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो a1/a2 = b1/b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है। दैट मीन्स दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल लाइंस। इसका ग्राफ पैरेलल लाइंस होगा। दैट मीन्स इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। दैट मीन्स दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। Our next topic is algebraic method of solving a pair of linear equations in two variables। तो इसमें फर्स्ट मेथड हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल in terms of the other variable from either equation, whichever is convenient, and substitute this value in the other equation and reduce it
into an equation in one variable which can be solved। यानी सबसे पहले काम हम करते हैं कि सबसे पहले एक वेरिएबल के टर्म्स में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम निकालते हैं जिस इक्वेशन से हम आसानी से निकाल सकें, और उसके बाद उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे इक्वेशन में और उसको रिड्यूस करते हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, और उसको सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू हम निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 14 एंड x - y = 4। तो हम अगर यहाँ पर देखें तो सेकेंड इक्वेशन से अगर हम देखें x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो x की वैल्यू आएगी, y को उस तरफ ले जाएंगे तो x की वैल्यू आएगी y + 4, और सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे y + 4, तो ये हो जाएगा x + y की जगह y + 4 + y = 14। तो ये होगा 2y + 4 = 14, या 2y = 10, या y = 5। और y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट हमने रखी थी x की वैल्यू y + 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 + 4 9, यानी x की वैल्यू होगी 9 और y की वैल्यू होगी 4। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 ये दिया है। तो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन से हम पहले हमने x की वैल्यू निकाली y के टर्म्स में, तो 2x = होगा 4y - 24, 4y को हम इस तरफ ले गए तो x = होगा 2 से डिवाइड कर दिया तो 2y - 12, और x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की जगह होगा 2y - 12, तो 2x + 3y = 11, तो ये हो जाएगा 4y - 24 + 3y = 11, या 7y = 35। तो y की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ से 5, और y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट पुट करेंगे तो x = 2 × 5 - 12, या -2। x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू 5। इसके बाद हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो उसके लिए हम x = -2 और y = 5 ये पुट करेंगे y = mx + 3 में। तो y = होगा 5 = m × -2 + 3। तो 5 3 को इस तरफ लाए राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो 5 - 3 = -2m, या m की वैल्यू यहाँ से आएगी -1। ये हमें निकालना था। Our third question is the difference between, first part is the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other, find them। तो मान लिया हमने नंबर है x और y, तो let the numbers are x and y and x is greater than y। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स ये दिया है 26, तो x - y ये होगा 26, और वन नंबर इज 3 times द अदर, तो दूसरा नंबर x = होगा 3 times y। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सेकंड इक्वेशन से अगर हम देखें तो x की वैल्यू y के टर्म्स में हमें दी गई है पहले से, तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये होगा हमारा 3y - y = 26, या 2y = 26, या y = 13, और y की ये वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में, तो x की वैल्यू होगी 3 × 13, या 39। तो नंबर्स हमारे होंगे 39 and 13। Our next question is थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम देखें। थर्ड पार्ट है द coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. तो हर एक बैट और बॉल की कॉस्ट हमें निकालनी है। तो मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज ₹x एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज ₹y। तो फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स ये है 3,800 रुपीज़। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा बनेगा 7x + 6y = 3,800। दूसरे केस में 3 बैट्स और 5 बॉल्स उनकी कॉस्ट है 1,750 रुपीज़। तो सेकेंड इक्वेशन होगा 3x + 5y = 1,750। तो सेकेंड इक्वेशन से अगर हम देखें तो 3x = होगा 1,750 - 5y। तो x की वैल्यू होगी 1,750 - 5y/3, और x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने इक्वेशन फर्स्ट में, तो 7 × 1,750 - 5y/3 + 6y = 3,800। दोनों साइड में हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो नीचे 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 18, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 11,400, और 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 12,250 - 35y + 18y = 11,400। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -35y + 18y = 11,400 - 12,250। तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी 50 रुपीज़, और y की वैल्यू पुट करेंगे x में, तो x की वैल्यू आएगी 1,750 - 5 × 50/3। तो x की वैल्यू यहाँ से होगी 500 रुपीज़, और x हमारी है कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट होगा 500 रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ये होगा हमारा 50 रुपीज़।
नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है. अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, and if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6. Find the fraction. तो हमें फ्रैक्शन निकालना है. तो मान लिया न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y. तो फ्रैक्शन हमारा होगा x/y. तो फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो फर्स्ट केस हमारा दिया है कि अगर x डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हम 2 ऐड करें तब इट बिकम्स 9/11. तो x + 2 / y + 2 इक्वल टू होगा 9/11. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 11 × x + 2 इक्वल टू 9 × y + 2. इसको सॉल्व करेंगे तो 11x - 9y इक्वल टू -4. इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड केस है कि अगर 3 हम ऐड करें दोनों में एंड देन इट बिकम्स 5/6. तो x + 3 / y + 3 इक्वल टू होगा 5/6. क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया तो इक्वेशन आएगा हमारा 6x - 5y इक्वल टू -3. इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकेंड. और सेकेंड इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली तो 6x इक्वल टू होगा 5y - 3. तो x इक्वल टू होगा 5y - 3/6. और x की ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की इन इक्वेशन फर्स्ट. तो 11 × 5y - 3/6 - 9y इक्वल टू -4. 6 से हमने मल्टीप्लाई किया पूरे में तो 11 × 5y - 3 - 554y इक्वल टू -24. और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 9 और x की वैल्यू y इक्वल टू 9 और y की वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू होगा 7. तो x आ गया 7, y 9. तो फ्रैक्शन हमारा है x/y. तो फ्रैक्शन हमारा होगा 7/9. नेक्स्ट है हमारा सिक्स पार्ट है. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो मान लिया जैकब की प्रेजेंट एज है वो x years एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज इज y years. तो केस फर्स्ट अगर हम देखें 5 years hence मीन्स आफ्टर. जैकब की एज क्या होगी x + 5 years और उसके सन की एज होगी y + 5 years. तो x + 5 इक्वल टू है 3 times y + 5 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x - 3y इक्वल टू 10. ये आएगा इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड केस है 5 years अगो जैकब की एज होगी x - 5 years और उसके सन की एज होगी y - 5 years. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है कि x - 5 ये है 7 times y - 5 के. तो यहाँ से आएगा x - 7y इक्वल टू -30. ये हमारा होगा सेकंड इक्वेशन. तो इक्वेशन सेकंड से अगर हम देखें तो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 7y - 30 और इसको हम सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर 1 में तो ये होगा 7y - 30 - 3y इक्वल टू 10. ये y इक्वल टू यहाँ से आएगा 10 और y की वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू 70 - 30 40 years. तो जैकब की प्रेजेंट एज ये होगी 40 years और उसके सन की प्रेजेंट एज होगी 10 years. अभी इससे पहले हमने किया सब्स्टिट्यूशन मेथड. नेक्स्ट मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. तो एलिमिनेशन मेथड में हमारे जो स्टेप्स हैं उस तरह से हम करेंगे. फर्स्ट स्टेप है हमारा कि फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन बाय सम सुटेबल नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स टू मेक द कोएफिशिएंट्स ऑफ वन वेरिएबल आइदर x और y न्यूमेरिकली इक्वल. यानी सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को ऐसे किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि किसी भी एक वेरिएबल या तो x या y इनके कोएफिशिएंट्स न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए. सेकंड है देन ऐड और सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर सो दैट वन वेरिएबल गेट्स एलिमिनेटेड एंड गेट एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब जब किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे तब या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करके दोनों इक्वेशंस को कोई एक इक्वेशन से किसी दूसरे इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे और इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम उससे निकालेंगे. थर्ड स्टेप इज सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल x और y सो ऑब्टेन टू गेट इट्स वैल्यू. और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वन वेरिएबल को और वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू हम निकालेंगे. और फोर्थ स्टेप है लास्ट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x और y इन आइदर ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशंस टू गेट द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल. इसके बाद जो वैल्यू हमने एक वेरिएबल की निकाली उसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम वहाँ से निकाल सकते हैं. तो इस तरह से 4 स्टेप्स हैं. पहला स्टेप कि हम सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को किसी भी एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट उसको न्यूमेरिकली इक्वल करेंगे. उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन इन वन किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे और इक्वेशन इन वन वेरिएबल फॉर्म करेंगे. उसके बाद इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करके वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू वहाँ से हम निकाल लेंगे. नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3.4. तो इसी एलिमिनेशन फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो दोनों मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो इक्वेशन दिया है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। तो यहाँ पर अगर हम देखें किसी भी एक वेरिएबल को हम कोएफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे, या तो x के भी कर सकते हैं या y भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने y किया है कि फर्स्ट इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो जाएगा 3x + 3y = 15, और सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y = 4। तो यहाँ +3y हो गया, यहाँ -3y, दोनों कोएफिशिएंट इक्वल हो गए और दोनों के साइन अलग अलग है, इसलिए हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बचेगा 5x = 19, या x = 19/5। और x की ये वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट की, तो 19/5 + y = 5, या y की वैल्यू यहाँ से आएगी 6/5। तो x की वैल्यू होगी 19/5 और y होगी 6/5। इसके बाद इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी भी इक्वेशन से, मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया, तो x + y = 5, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली x के टर्म्स में, y = 5 - x, और इस वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन सेकंड। तो ये होगा 2x - 3 टाइम्स 5 - x = 4, और यहाँ से 5x = 19, या x = 19/5, और x की ये वैल्यू पुट करेंगे y में, तो y = होगा 5 - 19/5 या 6/5। तो यहाँ से भी x की वैल्यू आएगी 19/5 और y की वैल्यू आएगी 6/5। Next we'll come to the question number 2. First part is, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो हमने मान लिया कि न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y, तो फ्रैक्शन हमारा होगा x/y। तो फर्स्ट केस में दिया है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी x में हमने 1 ऐड किया, y में -1 किया, देन इट बिकम्स 1। तो x + 1/y - 1 = 1/1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x + 1 = y - 1, एंड y को इस तरफ लाए तो x - y = -2। ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड किया, तब इट बिकम्स 1/2। तो x/y + 1 = 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y को इस तरफ लाएंगे तो 2x - 1 = 2x - y = 1। ये हमारा होगा सेकंड इक्वेशन। इसके बाद यहाँ पर अगर देखें हम, तो y के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में इक्वल है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट किया, 2x - y = 1 और x - y = -2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो साइन यहाँ पर चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2x - x, यानी x = 1 + 2 3। तो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी 3, और x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया हमने मान लिया, तो y की वैल्यू ये आएगी 5। तो x हो गया 3, y = 5, तो फ्रैक्शन हमारा होगा 3/5। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो 2-digit नंबर है, तो मान लिया हमने यूनिट डिजिट इज x एंड 10th डिजिट इज y, तो नंबर हमारा होगा 10y + x। फर्स्ट चीज दी है, केस फर्स्ट है हमारा, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9, तो डिजिट्स का सम 9 है, तो x + y = 9, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड दिया है, सेकंड केस हम देखेंगे कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स ये होगा, x की जगह y कर देंगे, y की जगह 10x कर देंगे, तो ये होगा 10x + y, और 9 टाइम्स द गिवन नंबर इज 2 टाइम्स दिस न्यू नंबर, तो 9 टाइम्स 10y + x = 2 टाइम्स x + y, 10x + y, और इसको सॉल्व करेंगे तो 11x - 88y = 0, 11 से हमने डिवाइड किया इसको, तो x - 8y = 0, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। और दोनों इक्वेशन में अगर हम देखें तो x के कोएफिशिएंट इक्वल है, तो इसको x को हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। तो x को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन सेकंड को हमने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन फर्स्ट से, तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो 9y = 9, या y = यहाँ से आएगा 1, और इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 8, और x और y की वैल्यू रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ये 2-digit नंबर में, तो नंबर हमारा होगा 10y + x, यानी 10 × 1 + 8 = 18। अगला क्वेश्चन है पार्ट फोर्थ
फोर्थ पार्ट है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and 100 she received. तो मान लिया कि नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स है x और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स उसको मिले वो y. टोटल मनी उसने विड्रॉ की वो है 2000 रुपीज. तो सबसे पहले दिया है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. तो 100 रुपीज के y नोट्स हैं और 50 रुपीज के x हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25. ये होगा इक्वेशन नंबर 1. दूसरा उसने टोटल निकाले 2000 रुपीज. तो 50 रुपी के x नोट्स हैं, यानी उनका वैल्यू हो गई 50 इंटू एक्स, और 100 के y नोट्स, तो इनकी वैल्यू हो गई 100 इंटू वाई, और दोनों का सम है 2000. तो 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, या 50 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 40. इसको हमने मान लिया सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट और सेकंड में x के कोएफिशिएंट इक्वल हैं, तो x को एलिमिनेट करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट वो सेकंड से सेपरेट किया, तो ये आएगा y इक्वल टू 15, और y की वैल्यू 15 हमने पुट की इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25 या x इक्वल टू 10. तो इसलिए नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स वो होंगे 10 और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स ये होंगे 15. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. तो कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन जनरल फॉर्म हमारा दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको हम आज देखेंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स को इस तरह से लिखेंगे. पहले हम लिखेंगे x, y और 1. x के कोफिशिएंट हमारा है a1x और a2x. तो x के कोफिशिएंट को छोड़ करके अगले कोफिशिएंट हमारे होंगे b1 और b2. उसके बाद कांस्टेंट टर्म होंगे c1, c2. तो x के साथ हमारा आएगा b और c. इसके बाद y के साथ हमारे कांस्टेंट, और उसके बाद हम चलेंगे साइक्लिक ऑर्डर में a b c. पहले b c इस तरह से, c a b, साइक्लिक ऑर्डर में हम चलेंगे. तो पहले हमारा b c, उसके बाद आएगा a फिर b, इस तरह से. तो y के साथ हमारा होगा c1 c2 और a1 a2. इसके बाद कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ 1 के साथ आएगा a1 a2 और b1 b2. और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में साइन आएगा माइनस का. तो पहले हमारा x के साथ b और c के कोएफिशिएंट्स होंगे. तो पहला होगा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1. तो x अपॉन होगा b1 c2 माइनस b2 c1. इसके बाद y के साथ होगा हमारा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1. और इसके बाद कांस्टेंट 1 के साथ होगा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1. तो इस तरह से x के साथ हमारा होगा b1 अपॉन c2 माइनस b1 c2 माइनस b2 c1. y के साथ होगा y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 और इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. इसके बाद हम x और कांस्टेंट को एक साथ लेंगे और y और कांस्टेंट को एक साथ लेंगे. तो इस तरह से हम जब देखेंगे तो x इक्वल टू ये आएगा हमारा b1 c2 माइनस b2 c1 यहाँ आ जाएगा. तो x की वैल्यू आएगी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. सिमिलरली y हमारा आएगा c1 a2 माइनस c2 a1, ये यहाँ जाएगा, अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमारा x की वैल्यू आएगी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, और y की वैल्यू आएगी c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इस डायग्राम का यूज़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का x, y और 1. इसके बाद नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर ही बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 3.5. तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following pairs of linear equation has unique solution, no solution and or infinitely many solutions? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. तो इक्वेशन गिवन है हमारे, तो इनको हम पहले चेक करना है कि किस तरह का सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे. और अगर यूनिक सोल्यूशन है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें निकालना है. सबसे पहला पार्ट है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ अगर कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू होगी 1, b1 इज माइनस 3, c1 इज माइनस 3, a2 इज 3, b2 इज माइनस 9 एंड c2 इज माइनस 2. तो a1 अपॉन a2 ये होगा 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 9 या 1 अपॉन 3,
और C1/C2 -3/-2 या 3 + 3/2, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो A1/A2 ये 1/3 है, B1/B2 1/3 है, बट C1/C2 इज नॉट 1/3, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। देयरफॉर these two lines will be parallel lines, और parallel lines होंगी तो there will be no solution for these pair of linear equations। इसके बाद सिमिलर इसी तरह से हमें करना है। सेकेंड पार्ट अगर देखें 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8, तो इसको अगर हम इस तरह से लिखें 2x + y - 5 = 0 और 3x + 2y - 8 = 0, तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो A1 की वैल्यू 2 होगी, A2 इज 3, B1 इज 1, B2 इज 2, C1 इज -5 एंड C2 इज -8। तो A1/A2 ये होगा 2/3 और B1/B2 ये होगा 1/2। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। दैट मीन्स कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दैट मीन्स दिस लाइन्स विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन, और अगर यूनिक सोल्यूशन है तब हमें इसको सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब हम यूज करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड x, y और 1 के साथ। x के साथ हम रखेंगे B1 B2, तो ये 1 और 2, फिर C1 C2 -5 -8, फिर A1 A2 2 और 3, फिर दोबारा B1 B2 1 और 2। तो x के साथ हमारा आएगा x/1 × -8 -2 × -5। इसके बाद y के साथ आएगा -5 × 3 -8 × 2। इसके बाद 1 के साथ आएगा 2 × 2 -3 × 1। तो ये हो गया x/-8 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 10 और इक्वल टू y/-15 और माइनस प्लस 16 हो जाएगा 1/4 -3। तो ये बचेगा प्लस का 2, x/2 इक्वल टू y/1 इक्वल टू 1/1। तो x/2 इक्वल टू 1/1 किया हमने और y/1 इक्वल टू भी 1/1 किया। दैट मीन्स x की वैल्यू यहाँ से आएगी 2 और y की वैल्यू हमारी होगी 1, ये हमें निकालना है। तो सिमिलरली इस तरह से बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स जिसमें यूनिक सोल्यूशन है उसको हमें सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नेक्स्ट इज आवर सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट इज फॉर विच वैल्यूज ऑफ a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions। तो पेयर ऑफ linear equation दिया है 2x + 3y = 7, a - bx + a + by = 3a + b - 2। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया, 7 को इस तरफ लाए और बाकी इस टर्म को भी इस तरफ लाए। तो दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। So this equation will have infinite number of solutions if A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2। तो A1 है हमारा 2, A2 है A - B इक्वल टू होगा 3/A + B, B1/B2 इक्वल टू C1/C2 -7/- 3a + B - 2। तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से हमारे 3 केस आएंगे। पहला तो 2/A - B इक्वल टू 3/A + B, पहला केस ये हो गया। दूसरा केस 2/A - B इक्वल टू 7/3a + B - 2 और तीसरा होगा 3/A + B इक्वल टू 7/3a + B - 2। और तीनों को हम अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने सॉल्व किया 2/A - B इक्वल टू 3/A + B को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 × A - B इक्वल टू 2 × A + B। तो यहाँ से हमारा सॉल्व करने पर आएगा a इक्वल टू 5 टाइम्स B। दूसरा केस हमने लिया 2/A - B इक्वल टू 7/3a + B - 2। तो हमने निकाला था a इक्वल टू 5B, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। तो 2/5B - B इक्वल टू 7/3 टाइम्स 5B + B - 2। a की जगह हमने पुट किया 5B और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से b की वैल्यू आएगी 1 और b की वैल्यू आएगी 1, तो यहाँ से a आ जाएगा 5B मीन्स 5 × 1 इक्वल टू 5 और a और b की जो वैल्यू आएगी उसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, he has to pay rupees 1,000 as hostel charges, whereas a student B, who takes food for 26 days, pays rupees 1,180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. तो मान लिया हमने कि fixed charge is rupees X and the cost of food per day is rupees Y। तो स्टूडेंट A ने 20 days फूड लिया तो उसके लिए कॉस्ट होगी 20y और फिक्स चार्ज x होगा तो टोटल कॉस्ट होगी उसकी, टोटल चार्जेस होगा x + 20y इक्वल टू 1000 रुपीज। स्टूडेंट बी का फिक्स चार्ज है 26 डेज के लिए तो इसलिए x + 26y इक्वल टू होगा 1180। दोनों में अगर हम देखें तो x का कोएफिशिएंट इक्वल है तो हम किसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ यूज किया एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन सेकेंड
से हमने फर्स्ट को सेपरेट किया तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 26y माइनस 20y इक्वल टू होगा 6y, और 1180 माइनस 1000 इक्वल टू होगा 180। दैट मीन्स y इक्वल टू आएगा हमारा 30 रुपीज़। और इक्वेशन फर्स्ट में x y की वैल्यू हमने पुट की तो x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 400 रुपीज़। दैट मीन्स कि फिक्स चार्ज फॉर द हॉस्टल इज 400 रुपीज़ x की वैल्यू, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे y इज 30 रुपीज़ पर डे। नेक्स्ट हम आते हैं किसके पार्ट फोर्थ पर। फोर्थ पार्ट है प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A and अदर फ्रॉम B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? तो सबसे पहले तो हमारा गिवन है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A and B ये दिया है 100 किलोमीटर। मान लिया स्पीड ऑफ द कार A इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार B इज y किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि x इज ग्रेटर देन y। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी दी है कि इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यानी x इस तरफ चलेगी क्योंकि हमने माना है x ग्रेटर देन y, तो अगर x कार A इस साइड होगी और B कार इस साइड होगी, दैट मीन्स कि ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। अगर y हम ग्रेटर मानेंगे तब इस तरफ चलेंगे, अदरवाइज x अगर हमने ग्रेटर माना है तो हम इस साइड चलेंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई कार A इन 5 आवर्स, ये हमारी होगी 5 इंटू एक्स। डिस्टेंस कवर्ड बाई कार B होगा 5 इंटू वाई। तो इस यहाँ पर अगर हम देखें, मान लिया C पॉइंट पर जाकर के वो कार आपस में 5 आवर्स के बाद मिल जाती हैं, तो AC ये इक्वल टू होगा AC माइनस BC इक्वल टू होगा हमारा AB के। AC है 5x, BC इज 5y इक्वल टू 100 AB। 5 से हमने डिवाइड किया तो x माइनस वाई इक्वल टू 20। तो ये हमारा बनेगा इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद सेकंड केस है इफ द कार्स ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर देन दे विल मीट इन 1 आवर। तो 1 आवर में डिस्टेंस कवर्ड बाई कार A ये होगी x, कार मान लिया इस साइड चली, y कार हमारी इस साइड चली, तो C पॉइंट पर जाकर कहीं वो मिलेंगे आपस में। तो AC प्लस BC इक्वल टू होगा AB। AC हमारा है x और BC है y, तो ये होगा x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो ये हमारा होगा x प्लस वाई इक्वल टू 100 सेकेंड इक्वेशन। एक यहाँ पर अगर देखें तो x और y दोनों में, एक में प्लस है एक में माइनस है, दोनों को हम एलिमिनेट करेंगे y को। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया हमने, तो यहाँ से आएगा 2x इक्वल टू 120 या x इक्वल टू 60, और x की वैल्यू हमने इक्वेशन सेकंड में पुट की तो y की वैल्यू आएगी 40। दैट मीन्स स्पीड ऑफ कार A विल बी 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार B विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। Next we come to the part first, fifth part. The area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. तो हमने माना कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x यूनिट्स एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज y यूनिट्स। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट्स। तो फर्स्ट केस हमारा दिया है कि अगर लेंथ को हम 5 यूनिट्स रिड्यूस कर दें और ब्रेथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दें, देन द एरिया रिड्यूस बाय 9 यूनिट्स। तो लेंथ हमारी होगी x की जगह x माइनस 5, ब्रेथ हो गई y की जगह y प्लस 3, तो एरिया होगा xy माइनस 9। पहले से 9 यूनिट्स कम हो गया, स्क्वायर यूनिट्स कम हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद सेकंड केस दिया है कि अगर लेंथ को 3 यूनिट्स और ब्रेथ को 2 यूनिट्स बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, देन एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू होगा xy प्लस 67। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये मान लिया इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर हम किसी भी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर लेंगे। मान लिया हमने x को एलिमिनेट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की वैल्यू सेम हो जाएगी, ऑप्शन सेम हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 6x माइनस 10y इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 3x 6x प्लस 9y इक्वल टू 183। सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ से 6x से 6x कैंसिल, ये बचेगा माइनस 19y इक्वल टू माइनस 171। तो y इक्वल टू आएगा 9 यहाँ से, और y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट की तो 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आएगी 17। यानी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विल बी 17 यूनिट्स एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल विल बी 9 यूनिट्स। गुड मॉर्निंग। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशंस reducible to a pair of linear equations in two variables। यानी ऐसे इक्वेशन जिनको पहले हम रिड्यूस करेंगे पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे।
एक्सरसाइज 3.6 आई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/2x + 1/3y = 2 एंड 1/3x + 1/2y = 13/6। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1/x दोनों इक्वेशन में है और 1/y ये भी दोनों इक्वेशन में है। तो सबसे पहले हम 1/x और 1/y को कोई दूसरे वेरिएबल्स के टर्म में लिख लेंगे। मान लिया 1/x = u, 1/y = v। तो 1/x की जगह u रखेंगे, 1/y की जगह v रखेंगे। तो इक्वेशन हमारे बन जाएंगे u/2 + v/3 = 2, ये फर्स्ट इक्वेशन होगा, और u/3 + v/2 = 13/6, ये सेकंड में हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 6 या 6 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों इक्वेशन को, तो हमारा बन जाएगा 3u + 2v = 12 और 2u + 3v = 13। इनको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इसके बाद इनको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम मान लिया हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया, तो हमने v को एलिमिनेट किया यहाँ पर। तो v को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन हो जाएगा 9u + 6v = 36। दूसरे में करेंगे 3 से तो ये होगा 4u, 2 से करेंगे तो ये होगा 4u + 6v = 26। सब्ट्रैक्ट किया तो 6v से 6v कैंसिल, तो ये बचेगा 5u = 10 या u = 2। और u की इस वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया, तो v की वैल्यू हमारी आएगी 3, और u हमने माना था 1/x = 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x = 1 या x = 1/2। v = 1/y माना था तो = 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3y = 1, तो y = होगा 1/3। नेक्स्ट वी कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज 2/√x + 3/√y = 2, 4/√x - 9/√y = -1। तो यहाँ पर अगर देखें तो 1/√x और 1/√y दोनों इक्वेशन में है, तो इसको हमने मान लिया 1/√x = u और 1/√y = v, और इसकी जगह u v रखेंगे तो इक्वेशन हमारे बन जाएंगे 2u + 3v = 2 एंड 4u - 9v = -1। यहाँ पर अगर हम देखें हम v को एलिमिनेट करेंगे, तो इसके लिए इक्वेशन फर्स्ट में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, और तो आएगा 6v + 9v = 6, और सेकेंड इक्वेशन को उसमें ऐड कर दिया, तो यहाँ से 9v ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 10v = 5 या u = 1/2। इसके बाद u की ये वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो v हमारा आएगा 1/3। तो u आया 1/2, ये इक्वल टू होगा 1/√x के, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √x = 2 या x = 4। सिमिलरली 1/√y = 1/3 आया, तो यहाँ से √y = आएगा 3 या y की वैल्यू आएगी यहाँ से 9, तो x = होगा 4 और y = होगा 9। नेक्स्ट हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2 एंड 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। तो यहाँ हमने देखा तो 1/x - 1 दोनों में है और 1/y - 2 भी दोनों इक्वेशन में है, तो इसको हमने मान लिया 1/x - 1 को u और 1/y - 2 को v। तो इक्वेशन में बनेगा हमारा 5u + v = 2 एंड 6v - 3v = 1। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। यहाँ से हमने v को एलिमिनेट करेंगे, तो इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आएगा 15u + 3v = 6, और फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन है 6u - 3v = 1। दोनों को ऐड किया, 3v से 3v कैंसिल, इक्वल टू होगा 21v u = 7 या u = 1/3। इसके बाद u की ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की इक्वेशन नंबर 1 में, तो v आएगा यहाँ से 2 - 5/3 या 1/3। u हमने माना था 1/x - 1, तो ये इक्वल टू होगा 1/3 के, तो यहाँ से आएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 = 3 या x = 3 + 1 4। सिमिलरली 1/y - 2 ये इक्वल टू 1/3 होगा, क्योंकि v माना था हमने इसको, तो y क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y - 2 = 3 या y = 3 + 2 5। तो x की वैल्यू होगी 4 और y की वैल्यू होगी 5। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम 8th पार्ट पर। इसके 8th पार्ट है 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4 एंड 1/2 × 3x + y - 1/2 × 3x - y = -1/8। यहाँ पर अगर देखें तो 1/3x + y और 1/3x - y, इसको हमने यहाँ मान लिया u और v, तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा u + v = 3/4, ये इक्वेशन मान लिया हमने 1। दूसरे में अगर रखेंगे तो u/2 - v/2 = -1/8, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा u - v = -1/4, ये इक्वेशन मान लिया हमने सेकेंड। यहाँ से v के कोएफिशिएंट हम आराम से आसानी से इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया, तो v हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2u = आएगा 1/2 या u = आएगा 1/4।
और u की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, तो यहाँ से v की वैल्यू ये आएगी 3/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 2/4 या 1/2। इसके बाद u हमने माना है 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन मान लिया थर्ड। v माना है 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2 आया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ पर इक्वेशन 3 और 4 ये हमारे x और y में इक्वेशन दोबारा बन गए। इसको हम दोबारा से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखें तो y आसानी से एलिमिनेट हो सकता है, तो दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया तो y हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 6x इक्वल टू 6 या x इक्वल टू 1, और x की ये वैल्यू हमने पुट की इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो y आएगा 1, तो x की वैल्यू भी बनाएगी और y की वैल्यू भी बनाएगी। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। फर्स्ट पार्ट है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो हमने मान लिया कि लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट इज y किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है x और करंट की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ रोइंग अप स्ट्रीम में करंट की स्पीड माइनस होगी यानी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम में करंट की स्पीड प्लस हो जाएगी यानी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। हम जानते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट केस हमारा है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो टाइम है 2 आवर्स, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, स्पीड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, तो 2 इक्वल टू होगा 20 अपॉन x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20 या x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड केस में हमारा रितु कैन रो अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो टाइम 2 आवर्स इक्वल टू डिस्टेंस 4 किलोमीटर अपॉन स्पीड होगी अप स्ट्रीम में x माइनस वाई किलोमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये होगा इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया हमने इसको। यहाँ पर हम y को एलिमिनेट करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड किया, तो ऐड करने पर आएगा 2x इक्वल टू 12 या x इक्वल टू 6, और x की ये वैल्यू हमने पुट की इक्वेशन नंबर 1 में, तो y की वैल्यू आएगी 4, यानी स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। Next is second part. 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. तो मान लिया let the time taken by 1 woman alone to finish the work is x days and let by 1 man alone is y days. तो x days में एक वोमेन पूरा काम करती है अकेले, एक y days में एक मैन अकेले काम करता है। तो वर्क डन बाई 1 वोमेन इन 1 डे ये होगा 1 अपॉन x, और वर्क डन बाई 1 मैन इन 1 डे ये होगा 1 अपॉन y। तो केस फर्स्ट हमारा है कि 2 वोमेन एंड 5 मैन कैन फिनिश इन 4 डेज। तो 4 डेज में पूरा काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम होगा 1 अपॉन 4, और 2 वोमेन का एक दिन का काम होगा 2 अपॉन x, 5 मैन का काम होगा 5 अपॉन y, तो 2 अपॉन x प्लस 5 अपॉन y इक्वल टू 1 अपॉन 4। सिमिलरली सेकंड केस है कि 3 वोमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। तो वर्क डन इज 1 डे होगा 1 अपॉन 3, और इनका 1 अपॉन 3 वोमेन का 3 दिन का काम होगा 1 डे का काम होगा 3 अपॉन x, और 6 मैन का 1 डे का काम होगा 6 अपॉन y। तो 3 अपॉन x प्लस 6 अपॉन y इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, तो हमने मान लिया 1 अपॉन x इक्वल टू u और 1 अपॉन y इक्वल टू v। तो इक्वेशन हमारे फॉर्म होंगे 2u प्लस 5v इक्वल टू 1 अपॉन 4 एंड 3u प्लस 6v इक्वल टू 1 अपॉन 3। इसमें हम u को एलिमिनेट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 2 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएंगे 6u प्लस 15v इक्वल टू 3 अपॉन 4 और 6u प्लस 12v इक्वल टू 2 अपॉन 3। सेपरेट किया तो साइन चेंज होंगे, 6u से 6u कैंसिल, ये होगा 3v इक्वल टू 1 अपॉन 12 या v इक्वल टू 1 अपॉन 36। इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट की v की, तो u की वैल्यू आएगी हमारी 1 अपॉन 18 और u हमारा है 1 अपॉन x, तो इक्वल टू होगा 1 अपॉन 18 के, तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा 18 और v आएगा 1 अपॉन y इक्वल टू 1 अपॉन 36 है, तो y इक्वल टू होगा 36। तो इसलिए टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क होगा 18 डेज एंड टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क इज 36 डेज। दिस इज अवर आंसर। Next is part 3rd. Rohit travels 300 km to her home partly by train and partly by the bus.
She takes 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus, and if she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and bus separately. तो गिवन है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रोही, ये दिया है 300 किलोमीटर. मान लिया स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज y किलोमीटर पर आवर. तो फार्मूला हमें मालूम है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो फर्स्ट केस हमारा दिया है कि अगर 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से कवर किया और रेस्ट डिस्टेंस उसने कवर की बाय बस, तो डिस्टेंस टाइम टेकन बाय ट्रेन ये कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 60 किलोमीटर अपॉन x स्पीड ऑफ द ट्रेन, प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय बस ये होगा, टाइम टेकन बाय बस होगा 240 अपॉन y, और दोनों का सम होगा 4 आवर्स. तो 60 से हमने डिवाइड किया पूरे को, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/15. इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड केस दिया है कि अगर उसने 100 किलोमीटर बाय ट्रेन कवर किया तो 100 किलोमीटर कवर करने में टाइम लगेगा उसको 100/x. 200 किलोमीटर उसने बस से कवर किया तो 200/y. दोनों टाइम मिला करके पहले वाले टाइम से 10 मिनट्स लॉन्गर है. 10 मिनट्स मीन्स 10/60 आवर्स या 1/6 आवर्स. जोड़ेंगे तो 25/6, और 100 से पूरे को हमने डिवाइड किया तो 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/24. इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पर 1/x दोनों में है और 1/y भी दोनों में है, तो इसको पहले हम रिड्यूस करेंगे. तो 1/x को हमने माना u और 1/y को माना v. तो इक्वेशन हमारा बनेगा u प्लस 4v इक्वल टू 1/15 और u प्लस 2v इक्वल टू 1/24. इसको हमने मान लिया इक्वेशन 3rd एंड 4th. u को हमने एलिमिनेट किया तो इसको माइनस करिए, तो माइनस साइन चेंज हो जाएंगे. 4u ये बचेगा 2v इक्वल टू 1/40. तो v की वैल्यू आएगी 1/80, और v की ये वैल्यू हमने पुट की इक्वेशन नंबर 3rd में. तो u इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/60, और u हमारा है 1/x इक्वल टू 1/60. तो x की वैल्यू आएगी 60 किलोमीटर पर आवर, एंड 1/y v की वैल्यू है और ये है 1/80. तो ये y की वैल्यू यहाँ से आएगी 80 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड ऑफ बस will be 80 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ ट्रेन will be 60 किलोमीटर पर आवर.